Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about exceptions to the law of demand. In the previous sessions, we studied about the law of demand. I will post the link of the session in the description box below so you can go and check it out and then come back to the video and study about exceptions to it. So let's study. Law of demand has some exceptions as well. Law of demand के कुछ exceptions भी होते हैं. There are some commodities whose demand increases when their price rises and demand decreases when their price falls. Law of demand में हमने क्या पढ़ा था? Law of demand के accordingly डिमांड में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप था, नेगेटिव रिलेशनशिप था. मतलब कि जब हमारी प्राइसेस बढ़ रहे थे तो उसकी डिमांड कम हो रही थी. लेकिन इसके एक्सेप्शंस में क्या है कि जब प्राइस राइज कर रही है तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और जब प्राइस फॉल कर रही है तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो रही है. लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या था? लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी और जब प्राइसेस फॉल करेंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होगी. ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड है. और इसके एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है और जब डिमांड कम हो रही है कब? जब प्राइसेस फॉल कर रहे हैं. In such situation, the demand curve DD slopes upward from left to right. इस situation में demand curve DD upward slope करता है left से right में. According to law of demand, demand curve downward sloping होता है, negative relationship show करता है price का और quantity का. लेकिन exceptions के accordingly demand curve DD slopes upward slope करता है. वो DD demand curve show कर रहा है और ये पॉजिटिव स्लोप कर रहा है. यानी कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है. प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी फॉल कर रही है. फॉलोइंग आर द नोटेबल एक्सेप्शंस. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इज द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज गिवन गुड्स. द थर्ड वन इज व्हेन कंज्यूमर्स जजेस क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस. So let's move ahead and talk about the first one, and that is articles of distinction. According to Professor Veblen, there are certain goods which command social distinction. Veblen calls them as article of social distinction. एक प्रोफेसर वेबलिन थे जो बहुत फेमस प्रोफेसर हैं. उनके अकॉर्डिंगली कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं. उनको उन्होंने क्या कहा? आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन उन गुड्स को. दीज आर्टिकल्स आर हाई इन डिमांड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई. अब ये आर्टिकल्स कैसे होती हैं, कमोडिटीज़ कैसी होती हैं जिनके डिमांड हाई होती है. क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस भी हाई होती है, इसीलिए उसको ज़्यादा डिमांड किया जा रहा होता है. इफ़ देयर प्राइसेस फॉल्स दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. अगर उनके प्राइसेस फॉल हो गए, अगर उनके प्राइसेस गिर गए तो उनको आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के उसमें नहीं तोला जाता. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वो कब तक है? जब तक उसके अगर प्राइसेस जो है वो हाई होते हैं तभी उसकी डिमांड भी हाई होती है. और अगर प्राइसेस फॉल हो गए तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाते. If their prices fall, they will no longer be considered as article of distinction, and so their demand will decrease. और उनकी डिमांड गिर जाती है क्योंकि उनके प्राइसेस फॉल हो गए ना, तो उनकी डिमांड भी डिक्रीज हो गई. Precious diamonds and vintage cars may be cited as examples. जो डायमंड्स होते हैं जैसे सॉलिटेयर हो गया या फिर विंटेज कार होती है, जो पुराने टाइम की कार्स होती है जो बड़ी आजकल वैल्यूएबल होती है, उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं. जैसे सॉलिटेयर हो गया, अगर सॉलिटेयर के प्राइसेस गिर गए तो कोई उसे ख़रीदेगा नहीं. क्यों? क्योंकि हर किसी को डाउट होगा उसके ऊपर कि सॉलिटेयर है या नहीं है. तो वो हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में कंसिडर कर सकते हैं. सॉलिटेयर तब तक बिकता है अगर उसकी प्राइसेस हाई है तो लोगों को भी ट्रस्ट होता है कि हाँ यानी ये सॉलिटेयर ही मिल रहा है. तो जितने भी प्रीशियस डायमंड्स होते हैं एंड विंटेज कार्स होते हैं उसको
एग्जाम्पल्स माना जाता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के अंदर. So let's move ahead and talk about the second one, and that is Giffen goods. Giffen goods are highly inferior goods showing a very high negative income effect. Giffen goods जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं और नेगेटिव रिलेशन होता है इनका किसके साथ, इनकम के साथ. एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स देयर डिमांड ऑल्सो फॉल्स. इसी की वजह से उनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ, किनका, गिफिन गुड्स का. उसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल, जब प्राइसेस उन कमोडिटी की, कौन सी कमोडिटी की, गिफिन गुड्स की, जब प्राइसेस गिर जाती हैं तब क्या होता है कि उनकी डिमांड भी गिर जाती है. इवन व्हेन दे हैपन टू बी रिलेटिवली चीपर देन अदर गुड्स, चाहे वो जो दूसरे गुड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में वो कम होते, सस्ते होते हैं वो, फिर भी अगर उनकी प्राइस फॉल होगी तो उनकी डिमांड जो है वो गिर जाती है. उसे हम गिफिन गुड्स बोलते हैं. क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी के होते हैं, वो उनकी बहुत इन्फीरियर क्वालिटी होती है. गिफिन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट. फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज़ इन्फीरियर गुड्स, एंड द सेकेंड वन इज हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट के साथ. एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ सच कॉमोडिटीज़ फॉल, जब प्राइस फॉल हो गई इन कॉमोडिटीज़ की तब क्या होगा, देयर डिमांड ऑल्सो फॉल्स, उनकी डिमांड भी गिर जाती है. इवन व्हेन दे हैपन टू बी रिलेटिवली चीपर देन अदर गुड्स, चाहे वो अदर गुड्स के कंपैरिजन में चीपर होते हैं लेकिन फिर भी उनकी डिमांड गिर जाती है जब उनकी प्राइसेस गिरती है. दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज गिफिन पैराडॉक्स, और इनको पॉपुलरली गिफिन पैराडॉक्स के नाम से पहचाना जाता है. व्हेन कंज्यूमर्स जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, एंड द थर्ड वन इज व्हेन कंज्यूमर्स जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस. Law of demand is violated when consumers tend to judge the quality of a commodity by its price. अब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी वायलेट करता है. कहाँ पर, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइसेस जो है वो बढ़ रहेंगे तो डिमांड कम हो जा रही है, और जब प्राइसेस कम हो जा रहे हैं तो डिमांड बढ़ जा रही है. लेकिन एक्सेप्शंस के केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से ही डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस के फॉल होने की वजह से डिमांड फॉल कर रही है उसकी. Law of demand is violated when consumers tend to judge the quality of a commodity by its price. अब यहाँ पर भी जब कंज्यूमर जज करने लगे कि क्वालिटी, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है चाहे उसके प्राइसेस हाई हैं, जब प्राइसेस हाई हैं तो उनको लग रहा है कि क्वालिटी अच्छी है उस चीज़ की, तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को लेते हैं. चाहे प्राइसेस हाई है, क्वालिटी उनको लग रहा है क्वालिटी अच्छी है, प्राइसेस हाई हैं, चाहे ले लो, डिमांड बढ़ जाती है उसकी. द इमर्जिंग ट्रेंड टू बाय ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन दिस फिनोमेना. ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स का बहुत आजकल चलन चल रहा है, हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेना चाहता है क्योंकि वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर स्किन, तो वो हर कोई ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स लेना चाहता है. और जनरली हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होते हैं ना वो जनरली नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में हाई होते हैं, लेकिन लोग उनको ख़रीदते हैं, तो वो ज़्यादा प्राइसी चीज़ है. ज़्यादा प्राइसी होने के बावजूद भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी बढ़ रही होती है. और अगर उसकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सपोजिंगली अगर कोई हनी ले रहा है, ऑर्गेनिक हनी ले रहा है, तो वही देखेगा कि ऑर्गेनिक हनी है, ठीक है, उसके पास 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो वो वाला लेना पसंद करेगा जिसकी प्राइस ज़्यादा है. उसको लगेगा इसके अंदर ऑथेंटिसिटी होगी क्योंकि इसकी प्राइस हाई है, तो फिर डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाएगी. क्यों, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर ये कम प्राइस में मिल रहा है, नॉन ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट के प्राइसेस पे अगर इसे मिल रहा है, या चलो उससे थोड़ा बहुत सस्ता मिल रहा है, उससे थोड़ा बहुत ही महंगा मिल रहा है, तो क्या श्योरिटी है कि वो, क्या गारंटी है कि वो ऑर्गेनिक है. तो लोग क्या करते हैं इस केस में, अगर उन्हें दिख रहा है कि कोई हनी है वो ज़्यादा प्राइसी है, बेशक वो उसको ले लेंगे. क्यों ले लेंगे, और कोई है जो सस्ता है, बेशक उसमें भी लिखा है कि ऑर्गेनिक है, ए प्रोडक्ट है उसमें भी लिखा है ये ऑर्गेनिक हनी है, और बी प्रोडक्ट है उसमें भी लिखा है ये ऑर्गेनिक हनी है, लेकिन लोग क्या करेंगे, ए नहीं खरीदेंगे, बी खरीदेंगे, बी नहीं खरीदेंगे, ए खरीदेंगे. क्यों,
क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर बी के प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक हनी है उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट नॉन ऑर्गेनिक के ही बराबर है, तो फिर वो ऑर्गेनिक कैसे हुआ। लोगों के दिमाग में एक डाउट आ जाता है और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, फिर ऑर्गेनिक खरीदने के चक्कर में वो ए खरीदते हैं जो प्राइस ही ज़्यादा होता है। तो यानी बी के कंपैरिजन में ए की प्राइस ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है वहाँ पे। द इमर्जिंग ट्रेंड to buy organic farm products explain this phenomena. Perhaps it is owing to a huge price difference between organic and non-organic products in the market. ये चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पर बहुत डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट के प्राइस में, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक के प्राइस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हो रहे हैं तभी उसको लोग ऑर्गेनिक समझ के ख़रीद रहे हैं। लेकिन नॉन ऑर्गेनिक में क्या है, उसके प्राइसेस कम है तो लोग उसको नहीं खरीदते। लोगों को बेशक उसके प्राइसेस कम है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली तो अगर प्राइसेस कम है तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए ना उस चीज़ की, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देखकर लोग उसे खरीद रहे क्योंकि उसकी क्वालिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, तो प्राइस ज़्यादा है तो भी खरीद रहे हैं। सो आई एंड अप दिस सेशन नाउ। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स you can subscribe to my channel, give this video a thumbs up, share it with your friends and family. For regular classes you can DM me. My Instagram ID is mentioned below in the description box. Bye bye, take care.